नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की तो पश्चिमी यूपी की सियासत के समीकरण भी नए से दिखने लगे, क्योंकि एक चेहरा उस पार्टी का है जिससे चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है और दूसरा जाटलैंड में गहरी पैठ रखने वाला। तो अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इसमें तस्वीर काफी बदल सकती है। और खबर यह है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2 घंटे तक चली मीटिंग में अखिलेश से मुलाकात की। तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हुआ है, तो वहीं 6 सीटों पर समाजवादी के कैडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की खबर है। अब अगर राजनीतिक समीकरणों को समझें तो अखिलेश के लिए यह गठबंधन बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक का दबदबा है और किसान आंदोलनों में उत्तर प्रदेश से शामिल ज्यादातर किसान इसी समुदाय से हैं और इनके बीच रालोद की पैठ पहले से ही हो रही है। अजीत सिंह की कोरोना से हुई मौत के चलते जयंत के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। ऐसे में एसपी को इसका फायदा मिल सकता है। तो अखिलेश के लिए यह गठबंधन बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर हो सकता है। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमसे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, अगर राजनीतिक समीकरणों को समझे तो अखिलेश के लिए गठबंधन बेहद अहम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक अखिलेश यादव करीब 1 दर्जन छोटी पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, महान दल हो, सोशलिस्ट जनवादी पार्टी हो या ऐसे तमाम नाम। लेकिन सबके बावजूद तमाम समीक्षकों की और तमाम लोगों की नजरें इसी बात पे थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिर क्या होने वाला है। 2 चरणों में अखिलेश यादव खुद दिल्ली जाते हैं और बातचीत करते हैं जयंत के साथ। देखिए, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल करके आता है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम लगातार जब रथ यात्रा में उनके साथ थी तो अखिलेश यादव लगातार कॉन्फिडेंट दिख भी रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि जल्द ही आपको आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की खबर मिलेगी। आखिरकार वो मूर्त रूप कल शाम में उनके आवास पर जब जयंत चौधरी आए हैं तो तमाम चीज़ों पर जो बातचीत थी वो एक हो पाए हैं और जो बातें निकल करके आई हैं वो 36 सीटों पर बात निकल करके आ रही है कि समझौता होने की बात है। हालांकि इन 36 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर माना जाए तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में सीटों के गठबंधन को लेकर जो बॉन्डिंग थी उस पर भी जितने सवाल थे वो खत्म हो गए। 3 सीटें ऐसी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस पर बातचीत के दौरान गहमा गहमी सा माहौल और एक तरफा राय नहीं बन पा रही थी। माना जा रहा है कि कल शाम में उस पर भी राय बन गई है और बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि खास तौर से किसान आंदोलन के बाद और जयंत चौधरी के जो पिता हैं उनके निधन के बाद तमाम सॉफ्ट कॉर्नर भी उनकी तरफ आया है। और एक खास बात और कि जाटों को लगता ये क्या है कि उनका जो अपना एक नेता है, जो एक चेहरा है, जो माउथ स्पोकन पर्सन है, वो जयंत चौधरी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आरएलडी कमजोर होती है तो जाटलैंड जिसे कहा जाता है वहां से उनकी बात निकल करके सामने राजनीतिक पटल पर नहीं आ सकती है। तो ऐसे में तमाम पहलू हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक साफ तौर से संकेत दे रहे हैं। और खास तौर से अखिलेश यादव जिस तरह से छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात कहते रहे हैं उसमें सबसे अहम जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो जयंत चौधरी की पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो कि कल बेहद अहम रहा लखनऊ में। अब देखने वाली बात होगी कब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों लोग सीटों को लेकर के किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। जी अलाउद्दीन, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, आप लोग कोई ठोस बात नहीं करते। बार बार प्रदूषण को रोकने की कोशिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया था। केंद्र और राज्यों के ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा था कि प्रदूषण रोकने के अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। बीते 22 दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोग वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 11:05 पर कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति। सीएम योगी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। इसके बाद सुबह 11:35 पर चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंस पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति। गुरुवार को HBTU के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। इसके बाद कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। जालौन में पति पत्नी के विवाद में हुई मारपीट। पति को पत्नी के परिजनों ने की पिटाई। मुकदमे की तारीख पर आया था कोर्ट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। भरण पोषण के खर्चे को लेकर यह हुआ है विवाद। उरई कोतवाली के दलगंजन चौराहे का है यह मामला। लखीमपुर खीरी में घर में लगी भीषण आग। घर में रखा अनाज और सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बुझाई आग। सिगाही थाना के श्यामनगर टांडा गांव की एक घटना। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी अधिक जोरदार थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना NH 44 पर बगरिया गांव के पास घटी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बहराइच में नानपारा रुपई डीहा हाईवे पर मां और 9 साल के मासूम बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों घर से दवा लेने के लिए बाजार जा रहे थे, तभी एक बस ने ठोकर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सायं 5:45 पर उनकी पत्नी तथा 9 माह का बेटा दवा लेकर पैदल घर आ रहे थे, तो शहादत इंटर कॉलेज के पास एक बस जिसका नंबर है UP 12 AT 5736 द्वारा टक्कर मार दिया, जिसके कारण दोनों की, उनकी पत्नी और बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कोतवाली नानपारा में मुकदमा अपराध संख्या 640/21 धारा 279 तथा 304A पंजीकृत कर लिया गया है। 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उस बस को भी पुलिस कब्जा ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है। बहराइच में कलयुगी पिता को पॉस्को एक्ट की कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। दरअसल दोषी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 2 वर्षों से घिनौनी हरकत कर रेप को अंजाम दे रहा था। मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ 3 महीने पहले पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पॉस्को एक्ट की कोर्ट ने 3 महीने में सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। मामला सुजौली थाना क्षेत्र का है। इसमें इसका साक्षी, इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद, इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने
इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था। एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था, एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी। इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी की सजा इसको। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बस के पलटने से 13 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर हरिद्वार से चलकर राजस्थान के पुष्कर जा रही बस पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर हुआ है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के ऑयल टैंक में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से बड़ा नुकसान हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में बसी थारू जनजाति की महिलाओं की जिंदगी अब योगी सरकार की ओडीओपी योजना से बदल रही है। महिलाएं थारू क्राफ्ट बनाकर न केवल देश विदेश में अपना नाम कमा रही हैं, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ी हो रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से 5000 थारू महिलाओं को तरक्की की उड़ान के सुनहरे पंख लगे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत थारू ट्राइबल क्राफ्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने खीरी जिले में गुड़ के साथ चुना था। आज परिणाम ये है कि जो महिलाएं जंगल पर निर्भर होकर जीवन यापन करती थी, वो महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। परंपरागत कला और संस्कृति से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बना रही हैं। करीब 5000 महिलाएं ओडीओपी से जुड़कर रोजगार चला रही हैं। तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आज महिलाएं अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं सर। कहाँ आप अपना ये प्रोडक्ट बेच के आएंगे कैसे? सर पूरा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं सर, गोवा से लेके भोपाल, राजस्थान, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। दिल्ली में सर अभी हम लोग का दिल्ली हाट का और ये प्रगति मैदान में 2 जगह प्रोग्राम चल रहा है सर। और जब से आप ओडीओपी योजना जुड़ी है, तब के जीवन में, पहले के जीवन में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर बहुत परिवर्तन सर। आजकल हमारे जैसे कि अब हम लोग अनशिक्षित थे सर, आज हम लोग बहुत कुछ की जानकारी है सर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सर, अच्छा इनकम भी कर रहे हैं सर, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सर। हस्तकला हो या दीवारों पर चित्रकारी, थारू महिलाएं ये बखूबी जानती थीं। रोज के कामों में डलवा बनाना उनका काम था। इस ग्रामीण और पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत थारू क्राफ्ट को चुना और महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिससे अब ये महिलाएं कम समय में ज्यादा काम करने लगी हैं और ज्यादा उत्पाद भी बनाने लगी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में उनके मंशानुरूप जो विकास विभाग है, अन्य विभाग हैं, वो सभी प्रयासरत हैं कि वहाँ पर अच्छे से विकास हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। खासकर ओडीओपी के तहत हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर। इस योजना से पहले महिलाएं सिर्फ डलवे डलिए बनाया करती थीं, लेकिन अब लॉन्ड्री बास्केट, पूजा बास्केट, गिफ्ट बास्केट, डिजाइनर लेडीज पर्स, टोपी, जूट की चप्पलें और भी कई तरह के सामान बनाने लगी हैं। इन उत्पादों की बड़ी शहरों से डिमांड भी आने लगी है। आज महिलाएं इस योजना से बेहतर मुनाफा कमाकर स्वावलंबी बन रही हैं। ये हमें वो ओडीओपी के उससे हमें ट्रेनिंग मिली, डिजाइनर आए, वो लोग हमें ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग करके अब हमको ट्रेनिंग मिल गई है। ट्रेनिंग भी उसमें हम खुद मास्टर ट्रेनर के उसमें सिखाने जाते हैं। लखनऊ गए थे, राजकीय बालिका महिला शरणालय में हम ट्रेनिंग सिखाए थे वहाँ बच्चियों को, कि कुछ वो लोग वहाँ से निकलें, कुछ सीख कर निकलें, अपने पैरों के बल अपने आप से कुछ कर सकें, अपने घर वाले के ऊपर निर्भर ना रहें। तो ये
माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का योगदान है, इतना बड़ा उनका वो है, इतने अच्छे से सोच रहे हैं कि बच्चे कहीं भी जाएं, उनका कुछ किसी के घर वाले जब नहीं वो करते हैं, वो अपने आप से स्वयं अपना खर्चा हर चीज चला सकें। थारू क्राफ्ट एक तरफ जहां जिले को देश विदेश तक पहचान दिला रही है, वहीं महिलाओं को स्वावलंबी भी बना रहा है और योगी सरकार की ODOP योजना इन थारू जनजाति की महिलाओं की तरक्की के सुनहरे पंख लगा रही है। जिस तरीके से ये महिलाएं घूंघट के आड़ में रहती थी, लेकिन अब सरकार की योजनाएं आई हैं, उसके बाद इनके सुनहरे पंख लगा के सपने साकार हो गए हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।